गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। शीतल, अविनाश, पवन, रुचि, स्वाति, स्वीटी, आरती, छाया, सभी को, रूपेश, शिवानी, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। मैं ठीक हूँ अविनाश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्ते अमव, मनीष पांडे, नमस्ते सभी को, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। काफी बच्चे जुड़ गए हैं अभी तक। मोहम्मद तालिब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। उत्कर्ष, बहुत खुश रहो। नैविश, गुड आफ्टरनून। नमस्ते संध्या, बबीता, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। और हेलो हेलो सभी को, हेलो, गुड आफ्टरनून, प्रणाम, जय हिंद। ओके, भंवर लाल, उदयपुर राजस्थान से, हेलो। शिवानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रणाम, हेलो हेलो, भंवर लाल, बिल्कुल सभी बच्चों को, अ, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, हेलो, नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्री आप लोगों को जो कल मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं से आज मैं इसे खत्म करूंगी, वहीं से आज मैं शुरू करूंगी जहां से कल खत्म किया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है प्री के एग्जाम का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसके जैसा कल आप लोगों को दो पार्ट कर दिए थे पूरे सिलेबस के। और आप लोगों से कहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। लेकिन जब हम इनके पर्सपेक्टिव्स देखते हैं तो हम इन्हें थोड़ा सा अलग करके एक दूसरे के साथ देखते हैं। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ प्री का पहला टॉपिक। इसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं एक बार ऑफलाइन क्लासेस जब शुरू हुई थी तो उन्हें मैंने बताया था, लेकिन उस समय बहुत शॉर्ट में बताया था, क्योंकि उस समय जो क्लासेस थी ऐसा लग रहा था कि प्री का एग्जाम जल्दी ही हो जाएगा, जून में ही हो जाएगा। और इस वजह से ये था कि सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जल्दी जल्दी खत्म करनी है, क्लासेस सारा सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना है, इसलिए इतना एलिबरेट करके नहीं बताया गया था। और जो भी कुछ जो मेन मेन पॉइंट्स थे केवल उनको टच किया गया था, कि जिससे जो एक मेन और एस्पेक्ट्स हैं वो आपकी नजरों के सामने से गुजर जाएं, जिससे अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे सॉल्व कर सकें। लेकिन अभी अगर हमारे पास समय है तो प्री में इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है जो कल हमने डिस्कस किया था उसका काफी हिस्सा मैं कोशिश करूंगी आपको मैं इस तरह से समझाऊं, इस तरह से बताऊं कि आपको अगर उससे रिलेटेड किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसे सॉल्व करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझने के लिए अब कल आपको ये भी बताया था कि इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है ना। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मैं ये नहीं कहती कि ए टू जेड, लेकिन हाँ ABC आनी जरूरी है। और हर किसी भी अर्थव्यवस्था में रहने वाले हर व्यक्ति को थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। मैं ये भी कहूंगी कि थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। कोई भी व्यक्ति अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है कि जिसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो बिल्कुल जीरो हो, उसे समझने में सबको थोड़ा बहुत जानकारी रहती है, किसी को थोड़ा ज्यादा और किसी को थोड़ा कम। तो ये समझने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट वास्तव में होता क्या है,
इसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोगों की जो क्वेरीज हैं, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप लोगों की क्वेरीज साथ साथ चलती रहें जिससे मैं जो भी आपको, हाँ, जो आप लोगों की क्वेरीज हो मैं साथ साथ बिल्कुल उदय, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में अंतर है, मैं वो अभी आपको डिस्कस करूंगी, आगे अभी चलूंगी एक एक करके। क्या मिसिंग है? नहीं, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट मिसिंग नहीं है, वो सोशल डेवलपमेंट में है बच्चे। कोई चीज मिसिंग नहीं है, जितना आपका सिलेबस है वो सारा का सारा मैंने लिया है, किसी भी चीज को मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर हम अभी वॉइस खुशी, अभी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? अभी वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं मोहम्मद यासीन मैं बिल्कुल अपने अंतिम सांस तक, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक सांस चले तब तक मैं सबको पढ़ाती रहूँ और जितना मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो मेरी वॉइस क्लियर है? आप लोगों का मुझे जवाब चाहिए था। आवाज नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है? ओके, हम पावर्टी में पढ़ाऊंगी। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है? मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है। अभी भी वॉइस में दिक्कत है? वो तो मैं इसे बंद ही कर देती हूँ। मुझे लग रहा है आप लोग के चैट के उसमें जो मैंने ये, अभी क्लियर आ रही है क्या? क्लियर है? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने एस्पेक्ट्स हैं मैं उनको एक एक करके, वेरी गुड, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नहीं कटेगी मुझे लगता है, मुझे लगता है कि नहीं अब कटेगी। हाँ, उदय, उदय आप बिल्कुल परेशान मत हो, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आज से शुरू किया है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने एस्पेक्ट्स हैं वो मैं सब आपको एक एक करके पढ़ाऊंगी। अगर कल आपने हम लेक्चर सुना हो तो आपको ये बताया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट दोनों एक साथ मैं लेकर के चलूंगी। पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने एस्पेक्ट्स हैं वो आपको क्लियर करूंगी, उसके बाद फिर मैं सोशल डेवलपमेंट जिसमें पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, डेमोग्राफी, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक एक करके मैं और मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रही थी तब भी मैं क्वेश्चन कराती थी। क्वेश्चंस में छांट करके इकट्ठा करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर रखे हैं और जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा मैं आपको प्रैक्टिस भी कराती जाऊंगी साथ साथ। और आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आवाज फंस रही है? हाँ, इंडेक्सेस बताऊंगी स्वप्निल, पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। आवाज अभी भी कट के आ रही है क्या? मुझे लग रहा है आज इंटरनेट थोड़ा वीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा मे बी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिलहाल शुरू करते हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होना। जैसा कल आपको शेयर किया था कि आपको क्या क्या जानना चाहिए, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जरूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या है। और क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स को समझना है तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्या होता है, बहुत शॉर्ट में, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो छुपी हुई हैं। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और उसके टाइप्स पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमी होती क्या है, इसके बाद इकोनॉमी कितने तरह की होती है, कैसे क्लासिफाई किया जाता है, फिर पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। इनको हम इसका जनरली हम कह देते हैं उत्पादन, लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, ये सारी चीजें एक एक करके
एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस हैं राष्ट्रीय आय की, जीडीपी की, जीएनपी की, डिस्पोजेबल इनकम की, पर कैपिटा इनकम की, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत जो आती हैं, इनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। फिर क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी। उसके बाद फिर जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का वर्तमान स्वरूप है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इसके स्वरूप में एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आते हैं अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तव में है क्या। तो जैसा हम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र ऐसा क्यों हो रहा है आज, नेट तो ठीक चल रहा है, आवाज में कट क्यों आ रहा है। बच्चों फिर मैं चैट बंद कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है, हाँ मैं बिल्कुल वीएम मैं बिल्कुल शुरू से पढ़ा रही हूँ, मैं चैट बंद कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे लग रहा है ये दो जगह खुला होने की वजह से ही शायद प्रॉब्लम आ रही है। तो फिलहाल मैं इसे बंद कर रही हूँ। इसके बाद हो सकता है आवाज क्लियर हो जाए। तो अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, हम सब ये बात जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि दैनिक जीवन में डे टू डे लाइफ में आर्थिक अवधारणाएं जितनी हैं, जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे वस्तुएं हम खरीदते हैं, बाजार हम जाते हैं, डिमांड करते हैं, सप्लाई वस्तुओं की होती है, वस्तुओं की कीमत तय होती है, महंगाई बढ़ती है जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं, है ना, बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा जो डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, टैक्सेशन है जो डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ऋण लेना, ऋण देना, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी इकोनॉमी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इन सब से अछूता होता है। और केवल यही नहीं, इसके अलावा जो देश विदेश विश्व, इन सब में जो एक्टिविटीज होती हैं उन सबका भी असर होता है। तो वो सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पर सारी परिभाषाएं आपको जानने और समझने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ शुरुआत की जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल शुरू की स्थिति थी, जैसा लिखा हो आपने, आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र जो है जिसे कहा जाता है धन का शास्त्र, क्योंकि अर्थ का मतलब धन से लगाया जाता है। और ये सबसे बेसिक परिभाषा थी जो एडम स्मिथ ने सबसे पहले दी थी 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। अब और उन्होंने ये कहा, आगे मैं अभी आपको इसको आगे डेफिनेशन जब बताऊंगी उस समय भी बताऊंगी। तो ये धन का शास्त्र है, धन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। ये एक ऐसी साइंस है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, कैसे उत्पादन हो, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और वो कैसे कंज्यूम किया जाए, है ना, इसके रूप में देखा जाता है। पहले इसके यही 3 स्तंभ थे, 3 पिलर्स थे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। लेकिन बाद में इसमें 2 चीजें और ऐड की गई। उसमें वो 2 चीजें कौन सी थी? एक तो एक्सचेंज यानी विनिमय, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें और जोड़ा गया, वो था पब्लिक फाइनेंस का या राजस्व का या लोक वित्त का। तो इन सभी ये जो 5 यहाँ पर पिलर्स हैं, ये पांचों प्राइस थ्योरी के अंतर्गत रखे जाते हैं। कभी इनके हिसाब से कभी पूछा जाए तो चूंकि ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है, अर्थशास्त्र का एक भाग है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो 5 पिलर्स हैं, ये 5 पिलर्स एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट होने के साथ साथ ये कीमत थ्योरी से जुड़े हुए हैं। कीमत थ्योरी से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इन सब का आधार ही कीमत है। क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं और सेवाओं का ही वितरण होता है, और वस्तुओं और सेवाओं का ही उपभोग होता है। वस्तुओं और सेवाओं की ही मांग होती है, और किसके आधार पर होती है? कीमत के आधार पर। वस्तुओं और सेवाओं का वितरण होता है, किसके आधार पर होता है? कीमत के आधार पर।
वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग होता है, किसके आधार पर होता है? कीमत के आधार पर। इसीलिए ये जो 5 पिलर्स हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कीमत सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बहुत शॉर्ट में इसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। अब इसके बाद आते हैं जो परिभाषाएं हैं, जिसमें सबसे पहली परिभाषा आप देख रहे हैं एडम स्मिथ की। जैसा मैंने आपको बताया कि एडम स्मिथ ये कहते थे 8वीं शताब्दी में कि 8वीं से लेकर 17वीं 18वीं शताब्दी तक बहुत सारी परिभाषाएं दी गई थी। एडम स्मिथ की परिभाषा काफी पुरानी मानी जाती है और आपको बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिक्स के जुड़े हैं वो जानते हैं कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले अर्थशास्त्र नहीं था। इनसे पहले भारत में कौटिल्य ने बहुत अच्छी तरीके से अर्थशास्त्र की बहुत विस्तृत तो नहीं लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने एक बेसिकली कौटिल्य या चाणक्य जिनको कहा जाता है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के गुरु थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड बहुत सारे श्लोक बनाए हैं और अभी भी उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन जो एक अंग्रेजी सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र चूंकि अंग्रेजों का एक विषय है, चूंकि वहीं से ये डेवलप हुआ तो सिस्टमेटिकली इसका अध्ययन चूंकि एडम स्मिथ ने किया था इसीलिए इनको उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और जो पहली परिभाषा इन्होंने दी थी वो ये कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का शास्त्र। तो समस्या क्या आई इस परिभाषा में कि वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है क्योंकि इस धन के चारों ओर ही सारी क्रियाएं घूमती हैं। लेकिन समस्या ये थी कि अर्थशास्त्र में इस परिभाषा में उन लोगों को कैसे शामिल किया जाए जिनके पास धन नहीं है। अब पूरे विश्व में या किसी देश में या किसी अर्थव्यवस्था में दोनों तरह के लोग हैं, जिनके पास धन है और जिनके पास धन नहीं है। तो क्या केवल उन्हीं की एक्टिविटी को अर्थशास्त्र अध्ययन करेगा जिनके पास धन है? ये जब विवाद खड़ा हुआ तब फिर मार्शल ने अपनी परिभाषा दी। बीच में बहुत सारी परिभाषाएं जिनको मैं शामिल नहीं कर रही हूँ, लेकिन चूंकि इन तीनों परिभाषाओं पर क्वेश्चन आते हैं और इन तीनों परिभाषाओं को एक सीक्वेंस में देखा जाता है, इसलिए आपको ये पढ़ना या समझना जरूरी है। बाद में फिर मार्शल ने इसमें मार्शल एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया और 19वीं शताब्दी में इन्होंने अपनी परिभाषा दी। और मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि जो धन खर्च करते हैं या खरीदते बेचते हैं केवल उन्हीं का अध्ययन करता है, बल्कि कोई भी मनुष्य जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। मैं एक बार अभी बच्चों आवाज की क्या स्थिति है? अभी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे अभी आप लोगों के चैट नहीं दिख रहे हैं। अभी आवाज क्लियर आ रही है? चलिए फिलहाल मैं चल रही हूँ आगे। तो मार्शल ने कहा कि वास्तव में अर्थशास्त्र जो है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, कल्याण का अर्थशास्त्र है और ये जो भी मनुष्य है उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। उसके बाद अब इसमें भी थोड़ी सारी कुछ चीजें ऐसी रह गई थी कि केवल कैसे व्यवहार का, अगर केवल केवल व्यवहार की बात करें तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो इकोनॉमिक नहीं होती हैं, है ना। तो ठीक है। तो इसके बाद तीसरी परिभाषा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रॉबिन्स की परिभाषा है और रॉबिन्स की परिभाषा के ऊपर, ठीक है, रॉबिन्स की परिभाषा के ऊपर यूं समझ लीजिए कि पूरे अर्थशास्त्र का जो एक कह सकते हैं कि जो समरी है वो टिकी हुई है। रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन तो करता है लेकिन मनुष्य की आवश्यकता और उपलब्ध संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंध का अध्ययन करता है। अब ये बड़ी टिपिकल सी
आपको इसमें लग रहा होगा ना कि बड़ी टिपिकल सी इसमें हिंदी है, तो मैं इसे थोड़ा सा इंग्लिश में आपके सामने इन शब्दों को, बस केवल इन शब्दों को उठाती हूँ मैं, और इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो ये मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर, एक ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अभी आगे डिस्कस करूंगी। अगर ये वर्ड आप समझ गए तो आपको इकोनॉमिक्स को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं। एक तो मानव व्यवहार, और कैसा व्यवहार, जो मनुष्य की वांट से रिलेटेड है। आवश्यकताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आवश्यकताएं नहीं होती, हाँ बिल्कुल शान, मुझे भी यही लग रहा है कि जिसको ओके मनीषा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो टर्म्स हैं मैं उनको इंग्लिश में यूज करूँ। तो एक तो ह्यूमन बिहेवियर, और दूसरा जो वांट्स हैं, वांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यकताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मांग है वो आवश्यकताओं से ही बनती है। और तीसरी चीज यहाँ पर है उपलब्ध संसाधन, यानी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, है ना, जो रिसोर्सेज अवेलेबल। आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रॉबिन्स की इस डेफिनेशन को, जो इन इसके टर्म्स हैं उनको समझिएगा। तो इसमें एक तो पहली चीज आई मानव व्यवहार, दूसरा आया वांट्स, और तीसरा जो है अवेलेबल रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रिसोर्सेज हैं, जो वैकल्पिक, जिनका प्रयोग हो सकता है। कोई भी रिसोर्स, कोई भी संसाधन, उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं, रुपया अगर आपके पास है, अगर 100 रुपए का नोट है, तो उस 100 रुपए के नोट से आप कई चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही चीज खरीद सकते हैं। माय गॉड, बैटरी लो। तो एट ए टाइम वैकल्पिक प्रयोग है, लेकिन एक समय में किसी एक ही प्रयोग में आप उस संसाधन का उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड इसी से रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। टेक्स्ट के लिए जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप एनसीईआरटी की बुक्स जरूर पढ़िएगा। तो इसमें जो भी किसी भी इकोनॉमी के सामने, किसी भी गवर्नमेंट के सामने, अभी हम बात कर रहे थे कल ना पॉलिसी की प्रॉब्लम। हाँ, पॉलिसी की प्रॉब्लम यही होती है जहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कोई भी गवर्नमेंट इकोनॉमी के संदर्भ में अच्छे से नहीं समझ पाती। कैसे, ये कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो ये है अर्थव्यवस्था के सामने, इकोनॉमी के सामने या सरकार के सामने, कि जो साधन उपलब्ध है, कौन से साधन है ना, प्रोडक्शन के, उत्पादन के साधन, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है हमारे पास, और इनके मल्टीपल यूजेस हैं। यानी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको मल्टीपल तरीके से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है, ये बहुत सीमित है। तो हम असीमित तरीके से हर सारी इच्छा तो पूरी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चयन करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगी इसको कि क्या उत्पादन किया जाए। चॉइस क्या है, चॉइस किसमें, व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी किसी इकोनॉमी में क्या उत्पादन किया जाए। और अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉलिसी के थ्रू अगर निकाल लिया जाता है, जैसे अब इस समय पॉलिसी हमारी क्या कह रही है कि सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। पूरा फोकस पॉलिसीज का किस पर है, गवर्नमेंट की चॉइस क्या है यहाँ पर, सर्विसेज। गुड्स का प्रोडक्शन तो है, लेकिन जो प्रायोरिटी है, यानी गुड्स को और सर्विसेज में जो प्रायोरिटी पर नंबर 1 पर रखा गया है वो सर्विसेज। क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये लग रहा है कि अगर सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि उनकी एक्सटर्नल डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उससे इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी। दूसरा, ठीक है, ये तय कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, यानी एक चॉइस, तमाम सारी चॉइस है, और उन चॉइस में से ही जो सिलेक्शन है कैसे करें, ये सिलेक्शन ही किसी इकोनॉमी की
मेन प्रॉब्लम है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोनॉमी की या अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या क्या है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी आर्थिक समस्या क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या। चयन की, कौन से चयन की समस्या? कि क्या उत्पादन किया जाए। अगर ये तय हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या थी भाई? किस क्वांटिटी में उत्पादन किया जाए, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये है कि किसके लिए किया जाए, कौन सा वर्ग ऐसा है कंज्यूमर का जिसके लिए उत्पादन किया जाए। फिर अगर ये सारी चीजें तय हो जाएं तो अगली प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे किया जाए, कौन सी टेक्निक से किया जाए। कल जैसे आपको कह रहे थे कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग ना होने की वजह से, जबकि ये रिकमेंडेड है अर्थशास्त्रियों के द्वारा कि जब भी किसी भी देश में श्रम शक्ति की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे समय में जो टेक्निक्स हैं उनका लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए, श्रम गहन तकनीक होनी चाहिए, यानी ऐसी तकनीकें जिसमें लेबर ज्यादा लगती है। तो पहले उसको इस्तेमाल करिए और उसके बाद जब एक बार ज्यादा श्रमिकों को संख्या अगर आप रोजगार देते हैं और उससे आय बढ़ती है और फिर मांग बढ़ती है, तब आप फिर जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स है उनका यूज करिए। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ना, इन 4 क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चॉइस की, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये ही किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है। अगर इसका समाधान कोई भी अर्थव्यवस्था कोई कर लेती है, कोई भी सरकार कर लेती है, तो निश्चित रूप से आगे वो बहुत उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए अब आगे चलते हैं कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, क्यों उत्पन्न होती है। तो उसके लिए जैसा अभी आप देख रहे हैं कि आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि जो संसाधन है वो सीमित है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, है ना। जो संसाधन है उनके, क्योंकि कोई भी संसाधन, उत्पादन के साधन मेरे ख्याल से बच्चों मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? उत्पादन के साधन 5 उत्पादन के साधन आप लोगों को बताए थे कि जब भी प्रोडक्शन होता है, जो भी हम रिसोर्सेज की बात हम करते हैं, तो उसमें 5 तरह के रिसोर्सेज यूज होते हैं। और ये 5 तरह के रिसोर्सेज लैंड, मैं इसे यहाँ पर लिख दे रही हूँ, लैंड। दूसरा फिर क्या होता है? लेबर यानी श्रम, और फिर पूंजी यानी कैपिटल। और इसके अलावा जो साहसी है, जिसको एंटरप्रेन्योर करते कहते हैं, जो उत्पादन करता है, और साहसी इसको क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये रिस्क उठाता है, लाभ और हानि दोनों इसे हो सकती है, इसीलिए इसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और ये साहसी कहलाता है हिंदी में। तो ये इकोनॉमिक्स की रिवीजन क्लास, फर्स्ट क्लास ही आप इसे कह सकते हो। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन प्री की क्लास की ये प्रिलिमिनरी फोकस्ड क्लास जो है उसकी ये पहली क्लास है, जहां अभी बिल्कुल शुरू से शुरू किया है, जो टोटली प्री पर बेस्ड है। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो यूपीएससी का है टोटली उस पर बेस्ड है। बाकी अगर अदर कोई कंपटीशन आप तैयार कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड टॉपिक मैं आपको बाद में बता दूंगी। और 5वां जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। तो ये 5 उत्पादन के साधन हैं, और ये पांचों साधन असीमित तो नहीं है, क्योंकि लैंड वो भी सीमित है। लैंड का मतलब यहाँ पर केवल भूमि से नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और ये बात एक बार पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज लैंड के अंतर्गत आते हैं। लेबर में ह्यूमन रिसोर्स आता है ना। कैपिटल, पूंजी, मशीनरी, टेक्निक्स जितनी होती हैं वो सब कैपिटल में आती हैं। एंड एंटरप्रेन्योर आपको बता चुकी हूँ कि इन सारे संसाधनों को जो मिला करके उत्पादन करने की कोशिश करता है, प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, उसे उसे ही एंटरप्रेन्योर कहते हैं या साहसी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन क्या है? संगठन एक ऐसा मैनेजमेंट है, एक ऐसा प्रबंधन है जो एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है
इन तीनों संसाधनों को मिला करके उत्पादन करने के लिए। तो ये पांचों संसाधन असीमित नहीं है ना। इसीलिए ये कहा जाता है, क्योंकि दुर्लभता जो है वो एक बहुत बड़ा गुण है संसाधनों का, जिसके कारण से जो सीमित है संसाधन, उनकी पूर्ति उनकी मांग से कम होती है। और उनकी पूर्ति चूंकि उनकी मांग से कम होती है, और मनुष्य की आवश्यकताएं इतनी अनंत हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। दोनों में सोचिए कि आवश्यकता एक तरफ जहां से मांग जनरेट होती है, तो आवश्यकताएं अनंत, और उनको पूरा करने के जो साधन है वो सीमित है। तो समस्या तो है ना कि कौन सी आवश्यकता की पूर्ति पहले की जाए और कौन सी आवश्यकता की पूर्ति बाद में की जाए। अगर हम सब अपने हिसाब से भी इसका एक एग्जाम्पल ले लें, तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास 100 रुपए हैं और हमें रजिस्टर खरीदना है या पेन खरीदना है या बुक खरीदनी है, तो पैसे तो हमारे पास 100 ही रुपए हैं, तीनों चीजें उसमें आ नहीं सकती हैं। तो 100 रुपए में हम क्या खरीदें, ये प्रियोरिटी तो, ये चॉइस तो हमारी है। तो अपनी प्राथमिकता के आधार पर जब साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं ज्यादा होती हैं, तो उन आवश्यकताओं में से प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर चयन करना, ये सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। उसी तरह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए भी ये चयन जो है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है ना। इसी को आर्थिक समस्या कहते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो दुर्लभता है, उनकी सीमितता है, यही सबसे बड़ा कारण है चयन की समस्या का। अगर ये समस्या खड़ी हो रही है तो उसका कारण ये संसाधनों की दुर्लभता ही है। और संसाधनों की एक खास बात और है, ये केवल सीमित ही नहीं है, बल्कि ये कैसे हैं, जिनका ऑल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे अभी आपको कहा ना कि 100 रुपए से आप 100 रुपए में आने वाली 4-5 चीजें खरीद सकते हैं। 100 रुपए में कोई एक चीज तो आती नहीं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अब आपको इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, ये रजिस्टर खरीदना है या बुक खरीदनी है, या आपको 3-4 पेन लेनी है, इनमें से कोई आप 2-3 का मिक्सचर भी ले सकते हो, या कोई एक चीज आप ले सकते हो। तो ये जो चॉइस है, जो चयन है, इसको अगर बड़े पैमाने पर हम देखें, तो बड़े पैमाने पर ये इसी तरह से कहलाता है। अगर अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव में देखें, तो हमें ये लगता है कि जो संसाधन है वो चूंकि दुर्लभ हैं, सीमित हैं, और उनको वो यूज होने हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं असीमित आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए, तो चुनना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये शब्द याद रखिएगा। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है, ये किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या होती है, और इसका कारण संसाधनों की दुर्लभता है। अब इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स साथ में और डेवलप हो जाती हैं। इनको, ये कुछ शब्द ऐसे हैं, ये भी आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। सीमित संसाधन जो हैं, जो लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनके मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है। और इनका यूज किसमें होता है? जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, जो अनंत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने में। अब इसको कैसे एलोकेट किया जाए, इस एलोकेशन से, यानी संसाधनों को कैसे बांटा जाए डिफरेंट डिफरेंट वांट्स को पूरा करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और इसी से फिर जनरेट होती है, इस पर क्वेश्चन आया है, कौन सा प्रॉब्लम जनरेट होती है? प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स ट्रांसफर, संसाधनों का हस्तांतरण, संसाधनों का एलोकेशन या संसाधनों का हस्तांतरण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में किस तरह से किया जाए, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और खड़ी हो जाती है। तो इसको सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो ये असीमित या अनंत आवश्यकताएं हैं, ये क्या जनरेट करती हैं? डिमांड। इन्हीं से डिमांड बनती है, इन्हीं से मांग बनती है, और इस मांग को पूरा करने के लिए फिर क्या होता है?
पूर्ति, है ना। और ये जो मांग और पूर्ति है, ये बात याद रखिएगा कि मांग और पूर्ति सारी आर्थिक क्रियाओं का आधार है। अगर अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति ना हो, मांग ना हो, अगर आवश्यकताएं समाप्त हो जाएं, वांट्स खत्म हो जाएं, तो रिसोर्सेज होने के बाद भी क्या होगा? कोई उत्पादन नहीं होगा, कोई उपभोग नहीं होगा, कोई वितरण नहीं होगा। और ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं बिल्कुल ठप हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गतिमान रखना, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना, तभी अर्थव्यवस्था गति पकड़ती है। और इस ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बनाए रखने के लिए जरूरत किसकी होती है? डिमांड और सप्लाई की। इसके बाद आते हैं, ये तो सारी चीजें हो गई कि अर्थशास्त्र क्या होता है, आवश्यकताएं क्या होती हैं, उनको पूरा करने के उनको पूरा करने के जो संसाधन है वो किस तरह के हैं, उनको कैसे पूरा किया जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो कितने तरह का होता है। तो आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मुख्य रूप से अर्थशास्त्र जो है वो दो तरह का है, और इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मुझे ये लगा कि आपको बेसिकली ये कितने तरह के होते हैं और इन्हें बहुत शॉर्ट में कि इनके क्या मतलब होते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी जैसा पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे कहा जाता है, इसे मुख्य रूप से प्राइस थ्योरी कहा जाता है ना। और जब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, किसी एक उपभोक्ता का अध्ययन, किसी एक उत्पादक का, जैसे सूक्ष्म का मतलब ही क्या होता है? बहुत छोटा। तो बहुत छोटा यानी सिंगल। तो एक इकाई का जब अध्ययन किया जाता है, एक फर्म का, एक इंडस्ट्री का, एक उत्पादक का, एक उपभोक्ता का, तो इसको रखा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है पूरी इकोनॉमी को, यानी जो छोटी छोटी सिंगल सिंगल इकाइयां हैं, इनको मिला करके जो समग्र बनता है वो किस में रखा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। जैसे एक व्यक्ति की आय, अगर हम यहाँ पर देखें ना, राष्ट्रीय आय, तो एक व्यक्ति की आय किस में आएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक उपभोक्ता की आय किस में आएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक उपभोक्ता आय कैसे प्राप्त करता है? ये किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अर्थव्यवस्था में रहने वाले जब सारे उपभोक्ताओं को, यानी समग्र को, टोटल को जब अगर एक साथ देखा जाता है, तो क्या बनती है? वो राष्ट्र की आय, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किस में आती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में। पूरी अर्थव्यवस्था में एक एक उपभोक्ता कितनी बचत करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। लेकिन लेकिन पूरे अर्थव्यवस्था की जो बचत है, सेविंग है, वो किस में आएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इस तरह से दो भागों में इसे बांटा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है, क्योंकि ये एक बेसिक ऐसी जानकारी है जिसको आपको आना चाहिए। आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका जो माइनर डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी जैसे बताया, पहला अंतर क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत छोटी छोटी यूनिट्स को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फैमिली, एक फर्म, एक इंडस्ट्री। उसी तरह से समष्टि अर्थशास्त्र में सबका टोटल, बड़ी इकाई का अध्ययन। समष्टि का मतलब ही होता है मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, जिसमें पूरा समूह इन्वॉल्व होता है, जिसमें पूरा ग्रुप होता है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उपभोग, कुल उत्पादन। तो इन सब का अध्ययन किसमें होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? पूरी इकोनॉमी के किसी एक छोटे से पार्ट का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी होल इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है।
इसी तरह से अभी जैसे पहले भी आपसे डिस्कस किया कि इसके अंतर्गत क्या आता है, प्राइस थ्योरी, क्योंकि इसमें एक पर्सन की बात जहां पर होती है उससे रिलेटेड जो पिलर्स हैं उन सारे पिलर्स की प्राइस तय होती है और उस प्राइस को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट किसी एक व्यक्ति का कभी भी जब अर्थव्यवस्था में अध्ययन किया जाता है तो एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं होता, बल्कि बल्कि अर्थव्यवस्था में जितनी पूरी अर्थव्यवस्था में जितने लोग हैं उनके रोजगार से संबंधित उसका अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से उपभोक्ता या उसी तरह से उपभोक्ता या फर्म इसको हाईएस्ट लेवल पर, ऑप्टिमम लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए, किसी एक कंज्यूमर को, किसी एक फर्म का ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैसे हो, किसी एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे हो, ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। जबकि पूरी अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट का सबसे ऊंचा पॉइंट है वहां तक वो कैसे पहुंचे, ये आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जो पर्सनल प्रॉब्लम है एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। जबकि पूरी अर्थव्यवस्था में जो सब एक, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जब डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स हैं तो सबकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम को टैकल करने का काम कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि जब समूह में जो प्रॉब्लम होती है, जैसे टैक्सेशन की प्रॉब्लम है, तो टैक्सेशन की प्रॉब्लम तो बड़े समूह की प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वो पर्सनल प्रॉब्लम है, किसी एक व्यक्ति को जीएसटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सारे जीएसटी पे करने वाले लोगों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो समूह की प्रॉब्लम है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सारी अर्थव्यवस्थाओं की समस्या का समाधान देता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्सनल प्रॉब्लम, जो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं, उनसे रिलेटेड समाधान प्रस्तुत करता है। इसी तरह से अगला अंतर है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत छोटे सीमित लिमिटेड प्लेस तक की ही सीमित होता है, उसी के लिए यूजफुल होता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो लिमिटेशंस हैं, कोई इसकी लिमिटेशंस ज्यादा विस्तृत हैं, इसकी जो बाउंड्री है वो काफी बड़ी है, और वो क्योंकि होल इकोनॉमी की बात जब हम करते हैं तो वो कहाँ तक जाता है, इंटरनेशनल लेवल तक। इसी तरह से रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में चेंजेबल माने जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग कंज्यूमर का अध्ययन होता है और अलग अलग कंज्यूमर के लिए एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। जबकि जब हम उसे बड़े लेवल पर देखते हैं, समग्र में देखते हैं, तो उसे एक जैसा मान लिया जाता है, उसे स्थिर मान लिया जाता है। ये तीनों चीजें उसमें फिक्स्ड होती हैं। इसी तरह से जो मुख्य उद्देश्य है वो संसाधनों का सर्वोत्तम बंटवारा। सबसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन मोटिव है वो ये है, डिस्ट्रीब्यूशन अभी आपको बताया ना, एलोकेशन, जो प्रोडक्शन करने में जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है उसको कैसे सॉल्व किया जाए तो रिसोर्सेस को मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। और आपको पता है कई बार मैं इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही किसी अर्थव्यवस्था को विकास के सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है। अगर कोई इकोनॉमी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व कर लेती, क्योंकि एक पजल है ये, अगर इस पजल को कोई भी पॉलिसी मेकर सॉल्व कर लेता है तो निश्चित रूप से वो अपनी अर्थव्यवस्था को विकास के सर्वोत्तम शिखर पर, जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है, उस पर ले जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये जो विजन है कि किस तरह से रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं
उनको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व करते हुए किस तरह से एलोकेट किया जाए, सर्वोत्तम बंटवारा किया जाए, जिससे जिससे रिसोर्सेस का कंप्लीट यूज, कंप्लीट कहते हैं ना, संपूर्ण विदोहन, उसका परफेक्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके और अर्थव्यवस्था डेवलप हो जाए। इसी तरह से अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एक व्यक्ति के लिए क्या है, उसके लिए तो सेविंग बड़ी अच्छी होती है ना। कहते हैं कि अगर हमने अपनी सेविंग बढ़ा ली तो हमारे लिए, तो हमारे भविष्य के लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूरे देश के लिए अगर हम बात करें मैक्रो लेवल पर, तो ये कहा जाता है कि बचत जो है वो बहुत लाभकारी किसी अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देखिए दृष्टिकोण का अंतर है ना। माइक्रो लेवल में बचत बहुत अच्छी है, लेकिन मैक्रो लेवल पर बचत उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बचत ज्यादा करने लगेंगे, अगर पूरी अर्थव्यवस्था के लोग बचत ज्यादा करने लगेंगे तो क्या घट जाएगा? मांग घट जाएगी। इसका मतलब लोग खर्च नहीं करना चाहते, और अगर लोग खर्च कम करेंगे, मांग को घटा देंगे, तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा? इसका असर किस पर पड़ेगा? उत्पादन पर। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज घटने लग जाएंगी। इसी तरह से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका रिलेशन किससे है? इंडिविजुअल फर्म से, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के उत्पादन और कीमत निर्धारण से। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिलेशन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है, किसी एक वस्तु का नहीं, किसी एक फर्म का उत्पादन नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में इतने सारे मैसेजेस अभिषेक, चलिए, सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से है। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जहां जैसे कहा जाता है ना कि आवश्यकताएं असीमित है, तो थोड़ा सा आवश्यकताओं के बारे में भी जान लेते हैं। ये आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकताएं इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? अनलिमिटेड है ये बात तो बिल्कुल सही है, और अनलिमिटेड बॉन्ड्स की वजह से ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया है ना। हम और आप अपना जो हमारी डे टू डे लाइफ है, उसमें हम तमाम तरह की गतिविधियां करते हैं, तमाम तरह की एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, कुछ लोग वेंडर्स का काम करते हैं, कुछ लोग अपनी फर्म चलाते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं। यानी आय प्राप्त करने के लिए लोग अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं। कोई एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, कोई सर्विस सेक्टर में है, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ गतिविधि करता रहता है। आप सब तैयारी कर रहे हो, गतिविधियां कर रहे हो कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आप सर्विस सेक्टर में जाओ, और आप सर्विस सेक्टर में जाने का मतलब, लोग कहते हैं ना कि हम सेवा करेंगे, लेकिन वास्तव में पहला मोटिव क्या होता है? आय का अर्जन करना। हर कोई जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तो उसका जो पहला मोटिव होता है, बाकी सारे मोटिव सेकेंडरी होते हैं, लेकिन जो पहला मोटिव होता है, पहला उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? आय का अर्जन करना। और आय अर्जित करने के लिए, यानी इनकम पाने के लिए क्यों हम करते हैं ऐसा? क्योंकि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं। तो जो मानव है, उस मनुष्य की जो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए वो तमाम तरह की एक्टिविटीज करते हैं। क्यों? जिससे वो आय प्राप्त कर सके, और उस आय से अपनी आय को, उस अपनी जो आवश्यकताएं हैं, उनको संतुष्ट कर सकें। अब आय प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका प्रयोग करते हैं, है ना। कोई भी किसी भी तरह का उत्पादन अगर कोई कर रहा है, चाहे कृषि में कर रहा है, चाहे फर्म में कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, तो या तो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है या फिर वस्तुएं प्रोड्यूस कर रहा है। और जब वो ऐसा कर रहा है, तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज कर रहा है, या जो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं उनका यूज कर रहा है। इनका यूज करके ही वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है। तो क्योंकि देखो, मनुष्य का स्वभाव है इच्छा करना, और एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी फिर शुरू हो जाती है। तो ये तो एक अंतहीन सिलसिला है। इन अभिलाषाओं को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र में कहते हैं इच्छा, यानी
वांट्स यानी आवश्यकता। हर कोई जो है इच्छा करता है अच्छे मकान की, कार की, कंप्यूटर की, अच्छे भोजन की, अच्छे कपड़े की, है ना, बढ़िया जो विलासिता की वस्तुएं हैं उन सब की। और आपकी जैसे अभी इस समय क्या आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा सा पेपर हो और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और इन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है तो वो सारी आवश्यकताओं को तो नहीं पूरा कर सकता, लेकिन इनमें से कुछ आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तो कौन सी आवश्यकता पूरी होगी, ये किस पर निर्भर करेगा, हमारी क्रय शक्ति पर। और हमारी क्रय शक्ति किस बात पर निर्भर करेगी कि हमारी आय कितनी है, हमारे साधन कितने हैं, हमारे संसाधन कितने हैं। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि केवल वही इच्छाएं, सारी इच्छाएं आवश्यकता नहीं होती। ये बात बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा कि सारी इच्छाएं, इच्छाएं तो असीमित होती हैं, है ना, सारी, और वांट्स भी, आवश्यकताएं भी असीमित होती हैं, लेकिन सारी इच्छाएं इक्विवेलेंट टू आवश्यकता नहीं होती। नीड्स और वांट्स दोनों में अंतर है। इच्छा और आवश्यकता में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। केवल वही इच्छाएं, केवल वही नीड्स आवश्यकता में बदलती हैं जिनकी संतुष्टि के लिए पर्याप्त मात्रा में आपके पास धन हो, यानी जब आपके पास रिसोर्सेज हो। अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास काश एक हवाई जहाज होता, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है हवाई जहाज खरीदने के। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी ये जो इच्छा है वो आवश्यकता नहीं है। और याद रखिएगा, इच्छा से मांग नहीं बनती, आवश्यकता से मांग बनती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बहुत माइनर डिफरेंस है इसमें। तो ह्यूमन वांट्स या मानवीय आवश्यकताएं वो हैं जिनकी संतुष्टि के लिए पर्याप्त मात्रा में धन हो या रिसोर्सेज हो, और केवल जेब में पैसा ही ना हो बल्कि उसको खर्च करने के लिए व्यक्ति तत्पर हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तभी ये वांट्स बनती है। और जो ये वांट्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, फिर ये कन्वर्ट होती हैं किसमें, डिमांड में। ये डिमांड में कब कन्वर्ट होती है, जब हमें संसाधन के साथ साथ, तत्परता के साथ साथ ये भी पता हो कि जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है उसकी प्राइस क्या है। अगर कीमत की जानकारी भी हमें हो जाए और फिर भी हम अपने संसाधन को खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो ये बन जाती है डिमांड। तो वांट से बनती है डिमांड, नीड से बनती है वांट, और वांट से बनती है डिमांड। तो एक लिंक है इनमें, छोटी छोटी चीजें जब ऐड होती जाती हैं तो ये वांट्स बन जाती हैं। और आवश्यकताओं की संतुष्टि, सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि तो संभव नहीं है। जैसे ही एक आवश्यकता की संतुष्टि होती है दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकताएं लगातार बढ़ती रहती हैं, है ना, क्योंकि लगातार एक विलासमय जीवन जीने की सबकी इच्छा होती है। और आवश्यकताओं की संतुष्टि किससे होती है, वस्तुओं और सेवाओं से। वस्तुओं और सेवाओं को कैसे उत्पादन किया जाता है, संसाधनों की सहायता से। प्राकृतिक संसाधन या जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उत्पादन के, जैसे अभी आपको गिनाया, भूमि, पूंजी, साहस, संगठन और श्रम, इन सबको मिला करके उद्यम, साहसी को हम उद्यम भी कहते हैं, इनको मिला करके वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है उसी को कहते हैं फिर वांट से डिमांड बन जाती है। आगे हम चलते हैं कि जिन आवश्यकताओं की संतुष्टि वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा की जा सकनी संभव होती है उन्हें आर्थिक आवश्यकताएं कहते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं भी होती हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं होता, उसे गैर आर्थिक आवश्यकताएं कहते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं आवश्यकताओं की। वंशदीप बहुत आसान है, इसमें दिमाग क्या खर्च करना, कोई दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। ये तो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, रोज आपको किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो पहली विशेषता क्या है, हम सब जानते हैं, कहते हैं ना कि आवश्यकताएं अनंत हैं, इसमें क्या दिमाग लगाना भाई, सबको पता है।
इसी तरह से दूसरी विशेषता क्या है कि किसी एक आवश्यकता की संतुष्टि संभव हो सकती है पर्टिकुलर एक टाइम पे। आप एक साथ सभी आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर सकते, विशेष पॉइंट ऑफ टाइम में केवल एक ही आवश्यकता पूरी हो सकती है। कुछ आवश्यकताएं, कुछ जरूरतें, कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जो रिकरेंट होती हैं, जैसे प्यास लगना, भूख लगना, शिक्षा की आवश्यकता, ये रिकरेंट होती हैं, बार बार इनकी होती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो एक बार जब वो प्राप्त हो जाती हैं, तो जैसे मकान आपने ले लिया, कार आपने खरीद ली, है ना, तो रोज रोज तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो एक बार पूरी होने पर दीर्घ काल तक वो आवश्यकता की फिर दोबारा जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो कुछ समय के बाद लगातार उनकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात यह है कि आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती, डाइवर्स होती है, नेचर में विविधता वाली होती है। इसीलिए तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की और बड़ी समस्या होती है कि इतनी डाइवर्सिटी है, इसमें से किसका प्रयोग किया जाए, किसको पहले रखा जाए, किसकी पहले पूर्ति की जाए। इसके साथ आवश्यकताओं में हमेशा परिवर्तन और विस्तार होता रहता है। समय के साथ साथ हमारी जरूरतें बदलती रहती हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर पहले टेलीफोन, जो फोन नहीं होते थे, तो वहां पर अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे संपर्क बनाए रखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, है ना। लेकिन तब उस समय वो लग्जरी गुड्स में आता था। अब हर कोई मोबाइल फोन का यूज करता है। इसी तरह से इंटरनेट है। इंटरनेट पहले जरूरत नहीं थी ग्रामीण क्षेत्र में उसकी उतनी ज्यादा, लेकिन अब इंटरनेट एक आवश्यकता बन गई है। तो इसी तरह से समय के साथ साथ जो आवश्यकताएं हैं उनमें परिवर्तन और उनका विस्तार होता रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वर्तमान आवश्यकता है, आज की आवश्यकता ज्यादा जरूरी है पूरा करना बनिस्बत कल के। इसी तरह से जो इकोनॉमिक्स है वो इस बात, अब पूरे का जिस्ट ये है कि जो इकोनॉमिक्स है वो इस बात का अध्ययन करता है कि कैसे लोग अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार से उत्पादन, वितरण और उपभोग के लिए दुर्लभ संसाधनों का आवंटन करते हैं। इसमें जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये टर्म्स यहाँ पर छांट के लिखे गए हैं कि एक तो सबसे बड़ा ये है कि कैसे, है ना, किस प्रकार से। ये कैसे क्या देता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहां से क्या निकला? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिसको अभी आपसे कहा, ये सबसे बड़ी समस्या है अर्थशास्त्र की। ये कैसे करें? व्यक्तिगत रूप से, यानी माइक्रो लेवल पर, या फिर मैक्रो लेवल पर, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। माइक्रो और मैक्रो, बच्चों ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से डिफरेंशिएट इस तरह से नहीं है कि वो एक दूसरे से अपोजिट है। वास्तव में वो एक दूसरे के पूरक हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि बिना माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं कर सकता, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर उसे मैक्रो लेवल पर प्रयोग ना किया जाए। तो सामूहिक रूप से, यानी माइक्रो और मैक्रो दोनों तरीकों से प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, ये क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो दुर्लभ रिसोर्सेज हैं, जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे उनका आवंटन किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसके लिए तमाम थ्योरीज बनती हैं, तमाम सिद्धांत बनते हैं, तमाम अर्थशास्त्री बहुत सारे डेवलपमेंट के मॉडल बनाते हैं और कहते हैं भाई ये मॉडल यूज कर लो। याद है ना कि जब योजनाएं हम पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि पहली योजना इस मॉडल पर बेस्ड थी, दूसरी योजना इस मॉडल पर बेस्ड थी। तो ये मॉडल जो बनते हैं विकास के, वो इसी बात पर बनते हैं कि रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट किया जाए, रिसोर्सेस को कैसे आवंटित किया जाए, जिससे रिसोर्सेस का, क्योंकि ये सीमित है, असीमित नहीं है, तो कैसे इनको एलोकेट किया जाए जिससे इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। केवल मैक्सिमम नहीं, ऑप्टिमम, अनुकूलतम, यानी जो सबसे अच्छा हो। सबसे अच्छा उपयोग कैसे निर्धारित करें, इसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बनाए जाते हैं और उन मॉडल को फिर व्यवहारिक रूप से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको लागू करते हैं, उन्हीं के हिसाब से पॉलिसी बनती है
और तमाम सारी योजनाएं उसके हिसाब से चलती हैं, जैसा कि हम लोग आजकल भी देख रहे हैं। जो योजनाएं बनती हैं वो किसी ना किसी मॉडल पर बेस्ड होती हैं, इस बात पर फोकस होती हैं कि जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, जो फंड आ रहा है, जो रिसोर्सेज हैं, उनको किस क्षेत्र में लगाया जाए, किस क्षेत्र का ज्यादा विकास किया जाए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और थी, मुझे लगा कि इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। दो चीजों का उत्पादन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं और सेवाएं। वस्तुएं और सेवाओं में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। मुझे जिस समय मैं आपके लिए ये पीपीटी बना रही थी, तो मुझे ये लगा कि मैंने सर्विस सेक्टर जिस समय पढ़ाया था तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया था, लेकिन लिखित रूप में मैंने आपको कहीं पर अंतर ये नहीं किया था। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, बच्चों में इसे इंग्लिश के जो टर्म्स है मैं उन्हें इंग्लिश में बोल दे रही हूँ। मैं इन्हें इतना समय मुझे नहीं मिला कि मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट जल्दी से कर पाती। तो ये वस्तुएं क्या होती हैं, जो टेंजिबल होती हैं, है ना। टेंजिबल यानी दृश्य होती हैं, जिन्हें देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। लेकिन जो सर्विसेज हैं, प्रोडक्शन दोनों का होता है, लेकिन वस्तुओं को देखा और छुआ जा सकता है, ये टेंजिबल है, जबकि सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं, अर्थात इनको देखा और छुआ नहीं जा सकता। ये पहला अंतर है, और ये शायद मैंने जब सर्विस सेक्टर पढ़ाया था उस समय आपको इसका जिक्र किया था। दूसरी बात जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने आपको नहीं बताया था, वो ये है कि वस्तुओं के प्रोडक्शन में और उनके कंजम्पशन में टाइम लैग होता है, समयांतर होता है, टाइम लैग होता है। यानी वस्तुएं उत्पादित होते ही तुरंत कंज्यूम नहीं होती। जब उत्पादन होता है, वहां से जब अंतिम उपभोक्ता तक वो पहुंचती हैं, तो उसमें थोड़ा गैप होता है, समय का अंतर। लेकिन सेवाओं की खास बात यह है कि सेवाओं के उत्पादन और उपभोग के बीच में ये एक बार ये क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको मुझे लगा कि आपको आना चाहिए। जब सेवाओं का प्रोडक्शन होता है तो वो तुरंत कंज्यूम हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूं ना, और इसका मतलब क्या हुआ, मेरी सर्विसेज आप तक पहुंच रही हैं और उसका कंजम्पशन आप तुरंत के तुरंत कर रहे हो। तो जब ये जैसे कोई डॉक्टर के पास आप जाते हो, वो अपनी सेवा आपको देता है, तो उसका कंजम्पशन मरीज तुरंत के तुरंत करता है। तो उत्पादन और उपभोग के बीच में, यानी क्रेता और विक्रेता के बीच में टाइम लैग नहीं होता। कब? जब सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे कोई वकील आपको अपनी सेवा देता है, तो वो तुरंत आपको अपनी सेवा देता है और आप उसे कंज्यूम करते हो। बैंक में आप जाते हो, बैंकिंग सर्विसेज लेते हो, बैंक अपनी सेवा देता है, आप उसे तुरंत लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने सर्विस मांगी और आपको 1 साल के बाद देगा या 6 महीने के बाद देगा, सर्विस तुरंत आपको मिलती है। तो ये जो टाइम लैग है वो सर्विसेज में नहीं होता, जबकि उत्पादन और उपभोग में, वस्तुओं में होता है। कहीं एक जगह कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है और वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने में थोड़ा समय लेती है। तो पहले इनका उत्पादन होता है वस्तुओं का और फिर कंजम्पशन होता है। लेकिन सेवाओं में ऐसा नहीं होता, और सेवाओं में जैसा आप देख रहे हैं कि इनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है, तीसरा अंतर ये है कि जो वस्तुएं हैं इनको हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज है ना, चूंकि ये इनटेंजिबल होती हैं, तो इन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरह से जो वस्तुएं हैं इन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को भी कर सकते हैं क्या? नहीं, सर्विसेज का हस्तांतरण संभव नहीं है, क्योंकि ये इनटेंजिबल है। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। तो ये सारा था अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र की जो बहुत बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना, इसको, ये सारी चीजें थी। इसके बाद अब मैं शुरू कर रही हूं अगला टॉपिक, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज मैं इसको हर हालत में खत्म कर दूं, जिससे मैं कल आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ आपको शुरू कर सकूं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी में
जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो ये हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है ना, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अगर है तो क्लोज्ड इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी क्या होती है, और इसी के साथ साथ मैं आपको इसी में बताऊंगी एसडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी। हाँ, मैं जरूर दूंगी मोहम्मद तालिब, मैं जरूर दूंगी इस पे बहुत प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। बहुत सारे, कम से कम मैंने 200-300 क्वेश्चन छांट के रखे हैं। टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए तब मैं आपको सारे क्वेश्चन में जरूर करवाऊंगी। तो आज फिर सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज इकोनॉमिक्स, पहला टॉपिक था व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो हम समझ गए, इकोनॉमिक्स क्या होती है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज या दुर्लभ या सीमित संसाधन क्या होते हैं, दुर्लभ और सीमित संसाधनों की वजह से जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है, वो क्या है किसी देश के सामने, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अर्थशास्त्र दो तरह का होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। बहुत सारी चीजें, आवश्यकताएं क्या होती हैं ये भी आपने समझ लिया। अब ये सब समझने के बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था यानी जहां पर अर्थ, अर्थ को हम क्या कहते हैं, धन, संपत्ति, या कुछ लोग मुद्रा उसको नाम देते हैं। तो अर्थ, धन, धन, संपत्ति या मुद्रा की व्यवस्था जिसमें हो वो अर्थव्यवस्था। अब व्यवस्था कैसे हो, तो व्यवस्था इस तरह से हो कि जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वो जिस दायरे में की जाती हैं वो दायरा कहलाता है इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। यानी एक ऐसे दायरे को जिसमें तमाम तरह की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। कौन सी आर्थिक क्रियाएं, उत्पादन की, समष्टि अर्थशास्त्र की सारी क्रियाएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सारी क्रियाएं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की क्रियाएं कौन सी हैं, है ना। उत्पादन, वितरण, उपभोग, इसके अलावा राष्ट्रीय आय, डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारी आर्थिक क्रियाएं जो हो रही हैं वो सारी क्रियाएं जिस दायरे में होती हैं उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी जो एक विशेष बात, एक विशेष परिभाषा दी जाती है वो ये है कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक रूप है। यानी मॉडल बना देना, थ्योरी बना देना, ये सब तो ठीक है कि थ्योरी बन गई, लेकिन मॉडल बन के होगा क्या, जब मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो कहीं चाहिए कुछ। तो मॉडल या थ्योरी, जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं जहां इम्प्लीमेंट होती हैं, जिस जगह पर जहां अप्लाई की जाती हैं उसको कहा जाता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है अर्थव्यवस्था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आवश्यकताओं को, ये वैसे तो टॉपिक प्री का नहीं है, मेन का है। मेन में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आवश्यकताओं से रिलेटेड क्वेश्चन। शायद मैं भूल जाऊं, इसलिए मुझे लगता है कि चूंकि आवश्यकताएं मैं अभी पढ़ा रही हूं तो आपको इसे नोट करके रखना चाहिए। वो क्वेश्चन पूछा गया था कि आवश्यकताओं को सीमित करने का भारतीय दर्शन क्या है ना। वांट्स को लिमिटेड रखने का भारतीय दर्शन क्या है। इस क्वेश्चन को आप नोट करके रखिएगा। और आवश्यकताओं से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि ये मेन से रिलेटेड है, प्री से रिलेटेड नहीं है। लेकिन आवश्यकताओं को जब आप एनालाइज करते हो तो उसमें हम ये कह सकते हैं, जब इसको हम विस्तृत रूप से लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित हैं। इसीलिए आवश्यकताओं को भी हमें सीमित रखना पड़ेगा, ये भारतीय दर्शन है। यानी जितनी आवश्यकता है, अब जितनी आवश्यकता का दायरा तय करना, ये कैसे तय होगा, संतोष से। और संतोष में जीवन
ये भारतीय दर्शन का आधार है। गांधी दर्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो गांधी जी भी यही कहते थे कि प्रकृति से उतना ही लो जितनी आवश्यकता हो। अगर अंधाधुंध विदोहन करोगे तो एक समय ऐसा आएगा, और आ रहा है, सस्टेनेबल इकोनॉमी की बात कहीं इसीलिए जा रही है क्योंकि रिसोर्सेज को इतनी बुरी तरह से यूटिलाइज किया जाने लगा कि नतीजा क्या हुआ, अब सब रिसोर्स बचाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं। तो अगर भारतीय दर्शन की बात आवश्यकताओं से संबंधित की जाती है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, कि वो सदैव अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने का आग्रह करते थे और ये कहते थे कि जो संतोषमय जीवन है, सीमित आवश्यकताओं का जीवन है, वो ही अच्छा है, वो ही अर्थव्यवस्था के लिए, संसाधनों के लिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो ये एक क्वेश्चन दिमाग में आया तो मुझे लगा कि आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। आप इसे अपने भाषा में लिख सकते हैं अच्छी तरह से। तो अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था यानी जो अर्थशास्त्र के जैसे विषय का एक अप्लाइड पार्ट है। अर्थव्यवस्था वो जगह है जहां पर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जो मॉडल्स बनते हैं उनके आधार पर पॉलिसी निर्माण होता है। डे टू डे लाइफ में निश्चित रूप से हम बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अभी जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ वो भी एक आर्थिक क्रिया है। आप बैठ के उसे सुन रहे हो, ये भी एक आर्थिक क्रिया है। अभी आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, ये भी एक आर्थिक क्रिया है ना। तो तमाम तरह की आर्थिक क्रियाएं होती हैं और ये सारी आर्थिक क्रियाएं जिस दायरे में होती हैं, जिस सीमा रेखा में होती हैं, वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। व्यवहारिक रूप में जब उसे उपयोग किया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है जहां आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को परफॉर्म किया जाता है। जैसा अभी आपको बताया इसका एग्जाम्पल देते हुए, अर्थव्यवस्था एक ऐसी मेथोडोलॉजी है, एक ऐसी विधि है, एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग अपनी आय अर्जित करते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है ना, जिसके द्वारा लोग अपनी आय, जीविका प्राप्त करते हैं। तो हालांकि बहुत सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन कुछ बहुत सारी डेफिनेशंस दी जाती हैं, हमें उन सब में नहीं जाना है, सिर्फ हमें समझ लेना है कि इकोनॉमी है क्या। तो आर्थिक गतिविधियां मेन मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है वो यही है कि जहां पर आर्थिक गतिविधियां परफॉर्म की जाती हैं, वो आर्थिक गतिविधियां जहां पर होती हैं जिस सीमा रेखा में, उसको हम, जिस क्षेत्र में होती हैं उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बाद आते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी तरह की होती है। बहुत इजी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है? उत्पादन के साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर। ये बहुत कॉमन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन इसलिए है क्योंकि आप सब जानते हो, बहुत बार पढ़ चुके हो इसके बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिटेल में इसको, लेकिन आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हो और एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है इसे। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था कि जब भी आप शुरू करो तो एक बार आप 8th से लेकर 12th तक की इकोनॉमिक्स एक बार आप जरूर पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट्स आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो पहला जो वर्गीकरण है वो क्या है? संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर और नियंत्रण के आधार पर, यानी ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पर। जो रिसोर्सेज हैं उस पर किसका कंट्रोल हो। जो रिसोर्स जो प्रकृति ने संसाधन दिए हैं, उन संसाधनों पर अगर सरकारी नियंत्रण हो या निजी व्यक्तियों का नियंत्रण हो या फिर दोनों का नियंत्रण हो, इसके आधार पर 3 भागों में अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है। जैसा आप देख रहे हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था
और मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक एक करके हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम बाकी क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, दूसरा प्रकार है, वो है विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के बेसिस पर। डेवलपमेंट के बेसिस पे, और ये बहुत नॉमिनल है, आप सब अच्छी तरह से जानते हो इसको। डेवलपमेंट के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। हालांकि कुछ लोग इसे 3 भागों में कर देते हैं, अल्प विकसित को या अंडर डेवलप को अलग कर देते हैं। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में ये कहा जाता है कि विकासशील और अल्प विकसित में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है ना, लेवल का डिफरेंस है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए। तो इसीलिए डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, विकासशील और विकसित, ये 2 कैटेगरी बनाई जाती हैं। और जो अल्प विकसित या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसको भी विकासशील अर्थव्यवस्था के एक पार्ट के रूप में देखा जाता है। तीसरी जो बेसिस है, तीसरा आधार है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कर रहा है, इसके बेसिस पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले पर्सन के बेसिस पे या सेक्टर के बेसिस पे, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी करने में। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, आपने बहुत बार सुना होगा बंद अर्थव्यवस्था, ये सब डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। तो बंद अर्थव्यवस्था, इसको तो मैं यहीं पर आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसका डिटेल नहीं करूंगी। बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को परफॉर्म करने वाले केवल जब 2 लोग होते हैं, जैसा आप देख रहे हो, द्विक्षेत्रीय और त्रिक्षेत्रीय में इसे बांटा जाता है बंद अर्थव्यवस्था को। या तो उसमें 2 लोग होते हैं आर्थिक क्रिया करने वाले, या फिर 3 क्षेत्र होते हैं क्रिया करने वाले। अगर 2 क्षेत्र होते हैं क्रिया करने वाले, जैसे उपभोक्ता और उत्पादक, यानी केवल यही 2 लोग पूरी अर्थव्यवस्था में होते हैं। उत्पादक उत्पादन करता है और उपभोक्ता उसको क्रय करता है। इन्हीं दोनों के बीच में आपस में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होती है और द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहलाती है, क्योंकि 2 ही लोग हैं वहां पर आर्थिक क्रिया करने वाले। इसी प्रकार से जब इसमें 3 कर्ता होते हैं, 3 परफॉर्मर होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले, यानी गवर्नमेंट और आ जाती है उसमें, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सरकार, गवर्नमेंट, ये 2 जब 3 आ जाते हैं तो है तो ये बंद इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, तब हम इसको कहते हैं त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद आती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, जो ये दूसरी अर्थव्यवस्था है, ओपन इकोनॉमी या ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी जिसको कहा जाता है, खुली अर्थव्यवस्था या वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था, जिसमें विदेशों से भी रिलेशन स्थापित हो जाते हैं, यानी एक क्षेत्र और आ जाता है अर्थव्यवस्था में। कौन सा? फॉरेन कंट्रीज या विदेशी क्षेत्र। तो 3 तो पहले से ही थे, लेकिन अगर केवल वही तीनों आपस में अपनी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं किए जा रहे थे तो वो बंद अर्थव्यवस्था है। ओपन मार्केट, ओपन अर्थव्यवस्था तब कहलाती है जब देश की बाउंड्री के बाहर आर्थिक क्रियाएं निकल जाती हैं, उत्पादन, उपभोग, वितरण, है ना, ये सारी आर्थिक क्रियाएं जब देश की बाउंड्री से बाहर निकल के दूसरे देशों तक पहुंच जाती हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी। तो उसमें एक चौथा क्षेत्र और इन्वॉल्व हो जाता है, जैसा आप देख रहे हो, फॉरेन कंट्रीज या विदेशी क्षेत्र। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था के टाइप्स में जो तीसरी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो पहली और दूसरी है, जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जल्दी से देख लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां से जन्म लिया इसने। और जो इसकी खास बात है वो ये है कि इसमें जो ओनरशिप है
वो किसकी होती है? निजी स्वामित्व होता है, लोगों का होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। और इसमें इसीलिए जो उद्देश्य है एक्टिविटीज का वो क्या होता है? लाभ कमाना। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं सबका उद्देश्य होता है लाभ कराना। कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए हैं कि इसमें क्या होता है? निजी संपत्ति रखने का अधिकार होता है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी। व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने का, यानी संपत्ति व्यक्ति के नाम होती है ना, उसके नाम चढ़ जाती है। आपको शायद समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता, कभी भी जो संपत्ति होती है वो उसके नाम नहीं होती। और भारत में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि वो टोटली ओनरशिप नहीं होता उसका, कहने को एक खारिज दाखिल जिसको हम कहते हैं ना, तो एक ट्रस्टीशिप जैसी सिचुएशन होती है, लेकिन वो पूरी तरह से जैसा अधिकार होता है वैसा अधिकार निजी संपत्ति का अधिकार जैसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है ऐसा सोशलिस्ट में नहीं होता। तो वो इस अपनी उसका एक जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें उसका एक पार्ट होता है, पूरी तरह से ओनरशिप नहीं होती। तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी अर्थव्यवस्था में संपत्ति प्राप्त करने का, खरीदने का, रखने का, यूज करने का, खरीदने बेचने का पूरा राइट होता है और वो उसे अपने उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर कर सकता है। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें बहुत इकोनॉमिक लिबर्टी होती है। निर्णय लेने के लिए कौन सा निर्णय? वही जो शुरू में आपको 3 बताए थे। उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किस विधि से किया जाए। ये जो डिसीजन है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी, वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में डिसीजन लेने का पूरा पावर किसके पास होता है? निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पूंजीपति हैं, जो इकोनॉमी चलाते हैं, उनके हाथ में होता है और वो निर्णय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उसमें किसी का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला इसका पॉइंट है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जैसा अभी आपको बताया, प्रॉफिट अर्निंग। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरा प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, कीमत यंत्र काम करता है और यही कीमत यंत्र पूरे मार्केट को चलाता है। मार्केट ओरिएंटेड पूरी इकोनॉमी होती है और पूरा प्राइस मैकेनिज्म जो है वही चलाता है अर्थव्यवस्था को, वही कोऑर्डिनेट करता है, वही ऑपरेट करता है। यानी सब कुछ किस पर निर्भर होता है? प्राइस पर, कीमत पर। जितनी एक्टिविटीज हैं वो कीमत से रिलेटेड, डिमांड, कीमत से रिलेटेड पूर्ति, कीमत से रिलेटेड, तो सारी चीजें रिलेट हो जाती हैं किससे? प्राइस मैकेनिज्म से। अगला है कि इस मार्केट में जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो कहा जाता है सबसे ऊपर है, वो सर्वोच्च माना जाता है। और जैसा हम देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे जैसे 1991 के बाद से सोशलिस्ट ओरिएंटेड से समाजवादी अर्थव्यवस्था से उसका ओरिएंटेशन ज्यादा हुआ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर, तब से जो कंज्यूमर ओरिएंटेड चीजें हैं, जो कंज्यूमर ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं, वो ज्यादा होने लगी हैं। तो कंज्यूमर जो है वो सुप्रीम पावर होता है, मार्केट जो है वो सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। दूसरी बात यह है कि इसमें फ्री कंपटीशन होता है, क्योंकि कोई कभी भी कुछ भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जितने पूंजीपति हैं वो सब अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जितने उपभोक्ता हैं वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, किसी संगठन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, किसी इंस्टीट्यूशन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सब फ्री होते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। इसके बाद आती है, जल्दी से देख लेते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में खास बात यह है कि ऐतिहासिक विकास क्रम जब हुआ है तो इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्थान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद आता है। सोवियत रूस में 1917 की क्रांति हुई। आप हिस्ट्री में अभी आप पढ़ोगे, मेरे ख्याल से अगर इम्पैक्ट पढ़ाया जाएगा तो। और इसी के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था सोवियत रशिया में, जो 1917 की क्रांति आई थी उसके बाद।
इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण कर दिया जाता है। सामाजिकरण का क्या मतलब है? सामाजिकरण का मतलब है कि इस अर्थव्यवस्था में कोई भी संसाधन, कोई भी संपत्ति समाज की होती है, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती है ना? ये पूरे समाज की होती है। जितने साधन हैं वो पूरे समाज के होते हैं। तो साधनों का समाजीकरण हो जाता है और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, आय का समान वितरण होता है। बहुत लिमिटेड जो स्वतंत्रता है बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से ओनरशिप जो है वो किसकी होती है? गवर्नमेंट की। कौन सी गवर्नमेंट की? जिसे जनता बनाती है। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जो सरकार है वो कहते हैं ना कि पब्लिक है, तो पब्लिक का जो कुछ है वो सरकार का है, जो कुछ है वो राज्य का है। तो उत्पादन के साधनों पर पूरा, अगर हम इसे शॉर्ट में समझे, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें सभी पूरे संसाधनों पर समाज के अच्छे हितों की पूर्ति के लिए सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है। सारे निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? केंद्रीय जो सरकार होती है या केंद्रीय जो योजना प्राधिकरण होता है, जैसे हमारे देश में पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है। तो ये सारे निर्णय लेने का काम सरकार का होता है। समाजवाद जो है वो क्या है? समाजवाद एक थ्योरी भी है और एक रिवोल्यूशन भी है, एक आंदोलन भी है ना? दोनों है ये। और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थान पर ये अलग अलग तरीके से आंदोलन के रूप में चलता है। इस आंदोलन का, सोशलिस्ट इकोनॉमी के आंदोलन का जो मूल है वो वर्ग विहीन समाज को स्थापित करने के लिए ये सोशलिस्ट आंदोलन चला था, जो सोवियत रूस जार की क्रांति जिसको कहा जाता है। 1917 में जो क्रांति हुई थी जार को हटाने के लिए, बहुत डिटेल है वो, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। तो वर्ग व्यवस्था यानी एक निर्धन वर्ग, एक मजदूर वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग, एक निर्धन वर्ग, एक धनी वर्ग। तो ये जो वर्ग व्यवस्था है, एक मजदूर वर्ग, एक मालिक वर्ग, तो इस वर्ग व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चला, उसी का परिणाम था समाजवाद या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसीलिए इसमें यह निर्धारित किया गया कि जो उत्पादन के साधन है उस पर किसका स्वामित्व हो? सामूहिक, यानी किसी एक का नहीं, पूरे समूह का। और पूरा समूह किससे रिप्रेजेंट होता है? सरकार से। तो सरकार का स्वामित्व हो, निजी संपत्ति का अधिकार यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी उत्पादक इकाई का स्वामी नहीं हो सकता, यानी कोई पर्सन जो है वो निजी ओनरशिप में किसी प्रोडक्शन यूनिट का स्वामी, किसी इंडस्ट्री का मालिक टाटा बिरला नहीं हो सकते। बल्कि अगर इस तरह की कोई भी इंडस्ट्री चल रही है तो उसकी ओनरशिप किसके पास होगी? सरकार के पास। जितने उत्पादन होंगे वो कौन करेगा? सरकार करेगी। दूसरी बात यह है कि उत्पादन संबंधी सारे निर्णय कौन लेगा? सरकार लेगी। और क्या उद्देश्य होगा? सबका कल्याण। जो मुख्य बात है वो यही है कि इसमें जो मुख्य उद्देश्य, कीमत नियंत्रण का मतलब ही नहीं है, कीमत नियंत्रण का, प्राइस मैकेनिज्म का कोई स्थान इसमें नहीं होता, क्योंकि लाभ ओरिएंटेड ये नहीं होता। किस लिए होता है? कल्याण के उद्देश्य से, सबका सामूहिक कल्याण हो। सरकार सामूहिक रूप से जितने निर्णय लेती है वो, क्योंकि सरकार कभी भी अपने लाभ के लिए काम नहीं करती, बल्कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के उद्देश्य से काम करती है। इसीलिए जितने भी डिसीजन लेती है मांग और पूर्ति से रिलेटेड, वो सारे के सारे डिसीजन कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसका उत्पादन किया जाए, किस विधि से किया जाए, जिसका भी डिस्कशन किया था, वो सारे निर्णय यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का समाधान कौन करता है? सरकार करती है। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। आर्थिक नियोजन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये सारे निर्णय नियोजन के माध्यम से ही लिए जाते हैं, प्लानिंग के माध्यम से ही लिए जाते हैं। चाहे वो पहले योजना आयोग करता था और अब नीति आयोग कर रहा है। कंपटीशन होता ही नहीं है, क्योंकि केवल राज्य ही उत्पादक होता है, तो आपस में किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन संभव ही नहीं है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस व्यवस्था की, वो ये है कि इसमें इनइक्वालिटी नहीं होती, जो बार बार कही जाती है ना,
आर्थिक विषमता, तो इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता का कोई स्थान नहीं होता, बल्कि क्या पाया जाता है, आर्थिक समानता, क्योंकि सारे रिसोर्सेस सबके हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सब में होगा। तो धनी और धनी हो जाए, निर्धन और निर्धन हो जाए, इसका सवाल ही नहीं उठता। जब सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो निश्चित रूप से जो लाभ होगा वो सबको एक जैसा होगा। इसके बाद जल्दी से देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है, दोनों अर्थव्यवस्थाओं का, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी अर्थव्यवस्था और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, दोनों का गुण पाया जाता है। कुछ क्षेत्र जो है वो निजी क्षेत्र के पास होते हैं उत्पादन के लिए, और कुछ क्षेत्र जो है वो सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जिस समय पढ़ाया था उस समय बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया था। और जो एक इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ, वो है सह अस्तित्व, है ना, को एग्जिस्टेंस। इस को एग्जिस्टेंस को आप मत भूलिएगा, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें लाभ का, कल्याण का उद्देश्य भी होता है और प्राइस मैकेनिज्म भी काम करता है। इकोनॉमिक फ्रीडम भी होती है, लेकिन कंट्रोल के साथ होती है। आय और संपत्ति का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होता, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा ज्यादा इक्विटेबल होता है, क्योंकि इसमें समाजवाद भी जुड़ा होता है और प्लानिंग के माध्यम से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था में सारी चीजें चलती हैं। अब ये कल के लिए, क्योंकि यहीं से मैं शुरू करूंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आर्थिक विकास में बहुत सारे जो इंडेक्सेस बनाए जा रहे हैं, वो सारे इंडेक्सेस कैसे, कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था कही जाती है, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी समय काफी हो गया है। तो आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो भी शुरू होने वाली है, तो मैं इसे जल्दी से समाप्त करती हूँ। तो बच्चों आज बस इतना ही। सोशलिस्ट इकोनॉमी में फ्री कंपटीशन कंपटीशन होता ही नहीं संतोष प्रजापति, क्योंकि वहां पर तो कोई कंपटीशन करने के लिए होता ही नहीं है ना। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन होता है, किसी प्रकार का कोई कंपटीशन सोशलिस्ट इकोनॉमी में संभव ही नहीं है, क्योंकि एक ही उत्पादक होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी डिस्कशन हम कल करेंगे, क्योंकि अभी दूसरी क्लास आपकी शुरू होने वाली है। 10 मिनट अभी मैंने ओवर भी कर दिया है, तो जल्दी से खत्म करते हैं बच्चों। कमेंट सेक्शन में आप बाकी चीजें भी डाल दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगी, ओके नो प्रॉब्लम, मैं बता दूंगी आप लोगों को। मैं इसे जल्दी से एंड स्ट्रीम कर रही हूँ। चलो बच्चों, मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।